या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन अ, बंगाली नव वर्ष 1431 का प्रारंभ होता है। अतएव सभी को शुभो नुबो बोर्षो। मेरी ओर से इस मंच की ओर से शुभो नुबो बोर्षो। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अग्नि निरोधक दिवस है। उसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का की जन्मशती भी है, तो उस सब की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए मित्रों, आज जानते हैं बंगाली नव वर्ष के 1431 जो आज से प्रारंभ हो रहा है। इसको पोइला बोईशाख भी कहते हैं। तो पोहेला बोईशाख बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है, जो बांग्लादेश का आधिकारिक कैलेंडर भी है। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आधिकारिक कैलेंडर जो है बंगाली कैलेंडर चलता है, जिसका 14 अप्रैल से प्रारंभ होता है। जो भारतीय राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर रूप से मनाया जाता है। इसको पोइला बैसाख या पाहेला बोईशाख, पोइला बोईशाख सामाजिक और सांस्कृतिक इसमें बड़े धूमधाम से यह मनाया जाता है। आज के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठकर सूर्य के दर्शन से किए जाते हैं और सूर्य के दर्शन को बहुत शुभ माना गया है। ऐसा मान्यता है कि आज के दिन सूर्य दर्शन से पूरा वर्ष ऊर्जा से ओतप्रोत रहता है, ऊर्जा से भर जाता है। लोगों की मंगल कामनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। आज के दिन ग्रामीण अंचल में गाय का स्नान कराकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। पोइला उत्सव की जो जड़ें हैं, जो माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने इस कैलेंडर का बनाया था और उनके समय से ये कैलेंडर प्रारंभ है। दूसरी मान्यता है पोइला बोईसाख के उत्सव की जड़ें मुगल शासन के दौरान पुराने ढाका के मुस्लिम समुदाय की परंपराओं से जुड़ी हैं। साथ ही अकबर के कर संघर्ष सुधार की घोषणा से भी जुड़ी हैं। यह त्योहार जुलूसों, मेलों तथा पारिवारिक समय के साथ मनाया जाता है। नए साल में बंगालियों के लिए पारंपरिक अभिवादन शुभो नोबो बोर्सो है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नए वर्ष शुभ हो। जिस बांग्लादेश में उत्सव मंगल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। यूनेस्को ने ढाका विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय द्वारा आयोजित इस उत्सव को मानवता की सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। 2016 में यूनेस्को ने इसको ललित कला उत्सव को मानवता की सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। बंगाली में पोहेला या पहला, वैकल्पिक रूप से पोइला का अर्थ है पहला और बोईशाख बैसाख बंगाली कैलेंडर का पहला महीना है। बोईशाख पहेला बोईशाख, पहेलो बोईशाख या पोइला बोईशाख बंगाली नव वर्ष को बंगाली में नोबो बोर्षो कहा जाता है। नोबो का अर्थ है नया और बोर्षो का अर्थ है वर्ष। मुगल शासन के दौरान बंगाली लोगों से इस्लामी हिजरी कैलेंडर के अनुसार भूमि पर कर वसूल किया जाता था। यह कैलेंडर एक चंद्र कैलेंडर था और इसका नया साल सौर कृषि चक्रों के साथ मेल नहीं खाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार यह त्योहार बंगाल में मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान कर वर्ष को फसल के समय पर शुरू करने की परंपरा थी और बांग्ला वर्ष को बंगबड़ा कहा जाता है। अकबर ने शाही खगोल शास्त्री फतुल्लाह सिराजी को पहले से प्रचलित चंद्र इस्लामी कैलेंडर और सौर हिंदू कैलेंडर
को मिलाकर एक नया कैलेंडर बनाने को कहा और इसे फशोली शान फसल कैलेंडर के नाम से जाना गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसी से बंगाली कैलेंडर की शुरुआत होती है। यह भी मान्यता है कि विक्रमादित्य ने इसका प्रारंभ किया है और औपचारिक भूमि कर संग्रह के लिए एक दिन के रूप में इस्तेमाल किया था और बंगला कैलेंडर शुरू करने के लिए अकबर की राजकोषीय नीति का इस्तेमाल किया था। शमुज्जमा खान और नीतीश सेनगुप्ता के अनुसार बंगाली कैलेंडर की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। इसे बंगाल शोन या शॉल कहा जाता है, जो क्रमशः अरबी और फारसी शब्द हैं, जिससे पता चलता है कि इसे एक मुस्लिम राजा या सुल्तान द्वारा पेश किया गया था। इसके विपरीत के अनुसार सेनगुप्ता इसका पारंपरिक नाम बंगबदा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसे अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनाया था या अकबर ने, परंतु स्पष्ट रूप से ये विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया कैलेंडर है। बंगाली कैलेंडर का उपयोग करने की परंपरा अकबर से पहले हुसैनी शाह ने शुरू की। सेनगुप्ता कहते हैं, चाहे जिसने भी बंगाली कैलेंडर और नए साल को अपनाया हो, इससे पारंपरिक बंगाली कैलेंडर के आधार पर वसंत के फसल के बाद भूमि पर एकत्र करने में मदद मिली, क्योंकि इस्लामी हिजरी कैलेंडर ने संग्रह की तारीख निर्धारित करने में प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा हुई। विक्रमादित्य, देखिए इसमें विक्रमादित्य उत्पत्ति सिद्धांत। कुछ इतिहासकार बंगाली कैलेंडर का श्रेय 7वीं शताब्दी के भारतीय राजा शशांक को देते हैं। बंगबदा शब्द अकबर काल से कई शताब्दियों पुराने 2 शिव मंदिरों में भी पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि बंगाली कैलेंडर अकबर के समय से पहले अस्तित्व में था। 13वीं शताब्दी से पहले विभिन्न राजवंश, जिनका क्षेत्र बंगाल तक फैला हुआ था, विक्रमी कैलेंडर का उपयोग करते थे। पाल साम्राज्य काल में बनाए गए बौद्ध ग्रंथों और शिलालेखों में विक्रम और अश्विन जैसे महीनों का उल्लेख है, जो प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय उपमहाद्वीप में अन्यत्र संस्कृत ग्रंथों में पाई जाने वाली प्रणाली है। भारत के ग्रामीण बंगाली समुदाय में भारत और नेपाल के कई अन्य हिस्सों की तरह बंगाली कैलेंडर का श्रेय विक्रमो मॉडिटो को दिया जाता है। हालांकि इन क्षेत्र के विपरीत यहाँ पर 57 ईसा पूर्व में शुरू होता है। बंगाली कैलेंडर 593 ईस्वी से शुरू हुआ, जो बताता है कि प्रारंभिक संदर्भ वर्ष को किसी बिंदु पर समायोजित किया गया। हालांकि बांग्लादेश में पुराने बंगाली कैलेंडर को 1966 में एक समिति द्वारा संशोधन किया, जिसमें पहले 5 महीने 31 दिन लंबे थे, बाकी 30 दिन के प्रत्येक लीप वर्ष में फागुन महीने को 31 दिन का कर दिया गया। इसे आधिकारिक तौर पर 1987 में बांग्लादेश द्वारा अपनाया गया था। तब से राष्ट्रीय कैलेंडर शुरू होता है। बांग्लादेश में नए साल का त्यौहार हमेशा 14 अप्रैल को पड़ता है। 2018-19 में ग्रेगोरियन कैलेंडर के पश्चिमी उपयोग के साथ अधिक तालमेल बिठाने के प्रयास से कैलेंडर में फिर से संशोधन किया गया। फाल्गुन अब नियमित वर्षों में 29 दिनों का और लीप वर्ष वाले वर्षों में 30 दिनों का होता है। हालांकि उत्सव की तारीख 14 अप्रैल को बरकरार रखा गया। भारत में बंगाली कैलेंडर हिंदू कैलेंडर प्रणाली से जुड़ा हुआ है और उसका उपयोग विभिन्न बंगाली हिंदू त्योहारों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पश्चिम बंगाल और अन्य भारतीय राज्यों के बंगालियों के लिए यह त्योहार हर साल 14 तारीख को पड़ता है। भारतीय राज्यों में उपयोग में आने वाला वर्तमान बंगाली कैलेंडर संस्कृत पाठ सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। यह महीनों का ऐतिहासिक संस्कृत नाम बरकरार रखता है। पहला महीना बैशाख है, पहला माह है इसका बैशाख है और इसीलिए पोइला बोईशाख भी कहते हैं। बंगाली लोग जो है पूरे विश्व में जहाँ भी हैं
आज के दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार करते हैं और आज के दिन को बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। असम की बात करते हैं तो असम में रोंगली बिहू या भोग बिहू के नाम से नववर्ष का प्रारंभ होता है और 14 अप्रैल से नववर्ष उनका प्रारंभ होता है और 20 अप्रैल तक जगह जगह मेले और उत्सव के कार्यक्रम होते हैं। तो, तो मित्रों, ये था हमारा बंगाली नववर्ष। पुनः एक बार शुभो नवो वर्षो। मित्रों, आज चैत्र शुक्ल पद षष्ठी है और आज के ही दिन यमुना नदी का उद्गम हुआ था और यमुना नदी का प्राकट्य दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। तो मित्रों, आप सबको यमुना प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ, मैं आपको बता दूं, यमुनोत्री नामक स्थान से यह नदी यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम स्थान हिमालय के हिमाच्छादित शृंग बंदरपुंज, जिसकी ऊंचाई लगभग 6200 मीटर है, से 7 से 8 मील उत्तर पश्चिम में कालिंद पर्वत, जिसके नाम पर यमुना नदी को कालिंजा या कालिंदी भी कहा जाता है, से निकलती है। जो यमुना के तट पर बसे हुए नगर हैं वो प्रमुखतः हैं दिल्ली, आगरा। ये इसके प्रमुख नगर हैं प्रयाग, दिल्ली। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती है और ये गंगा की बहुत बड़ी सहायक नदी मानी गई है। प्रयागराज में इसका जो संगम है वहां पर 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 3 नदियां मिलती हैं और इसको त्रिवेणी कहा गया। तो प्रयाग का महत्व इसलिए अधिक है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम है और इसको प्रयागराज कहते हैं, तीर्थों का तीर्थ कहा गया है। और यमुना की प्रमुख नदियां हैं चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन। ये उल्लेखनीय हैं जो कि आगे चल के यमुना नदी में मिलती हैं। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य हैं। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में आकार लेती है और वहां के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। व्रज की संस्कृति में यमुना का बहुत अधिक महत्व है और यमुना को यमराज की बहन माना गया है कि यह यमराज की बहन है और यमराज और यमुना दोनों जो है जुड़वा संतान है और जो है शिवलिंग हैं एक दूसरे के और यमराज इनसे बड़े हैं और यमुना छोटी बहन है। तो मित्रों, ये यमुना के बारे में छोटी सी जानकारी थी और इसकी लंबाई भी मैंने आपको बताई है, 3792 किलोमीटर है। तो आज मैं आपको यमुना नदी के प्राकट्य दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपसे सभी से एक अनुरोध है कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाएं। उसमें यदि आप वहाँ नदी पर जाते हैं तो कोशिश करें कि जो पानी की बाटल है या किसी तरह का कोई अवशेष ऐसा हो जो नदी को अपवित्र करे, वो उसमें नहीं डालें। किसी तरह की गंदगी नदियों पर नहीं डालें। ये हमारा सबका सामूहिक दायित्व है कि हम नदी को और अपने जो भी स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं, उनको स्वच्छ रखें ताकि आने वाले समय में अधिक से अधिक तीर्थयात्री या पर्यटक वहाँ पर आके उसका आनंद उठा सकें। स्वच्छता
एक मिशन है और जिसको प्रत्येक व्यक्ति को इसका निर्वहन करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नैतिक जवाबदारी मानते हुए हर पर्यटन स्थल को स्वस्थ और स्वच्छ रखना उसकी व्यक्तिगत एवं नैतिक जवाबदारी मानते हुए उसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो मित्रों, किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं और आपको सभी को नर्मदा प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।